अभी हाल ही में विश्व बैंक ने अपना एक इकोनॉमिक मेमोरेंडम आर्थिक मेमो पेश किया है, प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन। तो भारत 2047 तक जो डेवलप कंट्री बनने का, विकसित देश बनने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, तो भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा कि नहीं, उच्च आय वाला देश, तो इस पर बहस पुनः से छिड़ गई है। बहुत सारे पेसिमिस्टिक या फिर सो कॉल्ड रियलिस्टिक लोग जो है वो लोग बोल रहे हैं कि उच्च आय वाला देश नहीं बन पाएगा। बहुत सारे जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बन भी सकता है। तो मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहता हूँ कि भारत उच्च आय वाला देश बन पाएगा। उच्च आय वाला देश, मेरा पक्ष तो यह है कि उच्च आय वाला देश बन पाए या न बन पाए, लेकिन भारत वर्तमान स्थिति से बहुत अच्छा कर जाएगा। ये सिर्फ उच्च आय, उच्च मध्यम आय, ये सिर्फ एक मनस्थितियाँ होती हैं। यदि आप उच्च आय वाले देश नहीं भी बन पाएँ और उसके करीब पहुँच जाएँ तो ये भी बड़ी बात है। तो आइए विचार करते हैं कि भारत कैसे उच्च आय देश बनेगा। वर्ष 2007-8 में भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2007-8 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1022 थी, जो कि भारत को निम्न मध्य आय यानी लोअर मिडिल इनकम कंट्री के रूप में रखती है। यह 2024-25 में अनुमानित रूप से $2697 प्रति व्यक्ति हो गई है, प्रति व्यक्ति आय भारत की। वर्ष 2024-25 के उच्च मध्यम आय वाला देश बनने हेतु, वर्ष 2024-25 में उच्च मध्यम आय यानी हाई मिडिल इनकम वाली कंट्री बनने हेतु किसी भी देश को $4516 प्रति व्यक्ति आय वाला होना चाहिए, जबकि अभी हमने देखा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय तो मात्र $2697 ही हो गई है। यदि यही प्रति व्यक्ति आय की बढ़ने की दर रही तो वर्ष 2029 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4195 ही हो पाएगी। यानी इस दशक के अंत तक तो भारत के निम्न मध्य आय वाला देश ही बने रहने की संभावना है। उच्च मध्य आय वाला देश विश्व बैंक मानता है कि वर्ष 2032 तक ही भारत बन पाएगा। ये तो खैर बन ही जाएगा। 3 साल अभी 3 साल जो है 4 साल देर से ही सही, उसमें विलम्ब ही सही, बट भारत जो है उच्च मध्य आय वाला देश जो है वो बन जाएगा। तो मुख्य चुनौती 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की है, यानी उच्च आय वाला देश बनने की है, जो कि जिसके लिए $13,000 प्रति व्यक्ति से ऊपर की आय रखनी पड़ेगी। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में बहुत कम राष्ट्र, गिने चुने राष्ट्र, यथा दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य और रोमानिया, इन्होंने ही मध्यम दर्जे से उच्च दर्जे में जाने में, यानी मध्यम आय वाले से उच्च आय वाला देश बनने में सफलता प्राप्त की है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया एक समय जिन्हें माना जा रहा था कि वे उच्च आय वाले देश बन जाएंगे, वे जो मिडिल इनकम ट्रैप होता है, जिसे अक्सर मिडिल इनकम ट्रैप कहा जाता है, उसमें फंस के रह गए हैं और वे इस संक्रमण को प्राप्त कर पाने में असफल रहे हैं। तो अपने हालिया आर्थिक मेमो, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बिकमिंग ए हाई इनकम कंट्री इन ए जनरेशन में विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को आगामी वर्षों में 7.8% वार्षिक की दर से वृद्धि करनी होगी। यानी किसी वर्ष यदि 6% आपकी वृद्धि रहती है तो 10%, 9% इस गति से वृद्धि करनी होगी। ये 7.8% की औसत वृद्धि दर रखना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। तो वह भी तब जब कोविड से पहले, यदि कोविड से पहले के 20 वर्ष देखें, 2000 से यदि शुरुआत करें, तो उन 2 दशकों में भारत की
औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रही थी, यानी लगभग 1.1% कम। जबकि इस दौर को, ये जो 20 वर्ष हैं, उन्हें भारत की आर्थिक वृद्धि का, स्वतंत्रता पश्चात के भारत की आर्थिक वृद्धि का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस ठीक ठाक वृद्धि से 2047 तक भारत सुखी तो बन सकता है, पर पर्याप्त धनी नहीं, जो आज के मॉडर्न कैपिटलिस्टिक टर्म्स हैं, उनमें पर्याप्त धनी नहीं बन सकता है। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं, जो ऐसे हैं: ढांचागत सुधार करना, निवेश की दर को बढ़ाना, अधिक उत्पादक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना। भारत में ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि यहाँ नौकरियों में वेजेज बहुत कम है, नौकरियों में पेमेंट बहुत कम मिलता है। कुछ लाख या कुछ करोड़ नौकरियां बहुत अच्छी होने या अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। नौकरियों की संख्या को एक बड़े स्तर पे उनकी पेमेंट को बढ़ाना होगा। तो अधिक उत्पादक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना और राज्यों की तेज वृद्धि को बढ़ावा देना। अभी भी जो 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे, वे सेंट्रल लेवल पे ही, वह भी सेंट्रल लेवल पे ही ऐसा लगता है कि आधे मन से किए गए थे। सेंट्रल लेवल पे भी पूरे मन से नहीं किए गए हैं। स्टेट्स में तो लगभग नहीं किए गए हैं। तो वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद से निवेश के अनुपात को 40% तक बढ़ाना है। यह जो है वर्तमान में 33% है, तो यानी इसे लगभग 7% बढ़ाना है। मुख्य जो निवेश है वो सरकार से ही आ रहा है, और निजी क्षेत्र से जो निवेश आ रहा है वो काफ़ी हद तक बाधित है, सबड्यूड है, तो इसे भी बढ़ाना है। इसके अलावा महिला श्रमिक भागीदारी अनुपात, जो जीडीपी से महिला श्रमिक भागीदारी अनुपात, कुल श्रम बल से महिला श्रमिक भागीदारी अनुपात होता है, वह भी अभी वर्तमान में बहुत कम है, 41.7%। इसे कम से कम 2050 तक इसे बढ़ाकर 55% करना होगा। तो पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों की संख्या में वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं। इसमें तो बहुत कमी करनी होगी, क्योंकि कृषि का जीडीपी में अनुपात घटता जा रहा है, जबकि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। यह गलत है। यह संख्या 2017-18 के 44.1% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गई, यानी लगभग 2% बढ़ी ही है। इसे ड्रास्टिकली रिड्यूस कैसे किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, या कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर ध्यान देना होगा, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। भारत को तेज़ सतत वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गहरे और व्यापक स्तर के सुधार करने होंगे, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो यही था आज का टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।